टाइम कैसे मैनेज किया जाए सीएसएस के पेपर्स के दौरान, कि मैंने किन सालों में अपनी तैयारी की, अब मैं क्या कर रही हूँ। एमसीक्यूज के पेपर के बाद हमारे पास पर क्वेश्चन 30 मिनट्स रह जाते हैं। करंट अफेयर का मुझे पता था कौन सा टॉपिक आना, मेजरली साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, इंटरनेशनल लॉ इस दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मुझे पेपर छोड़ देना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मैंने गलत कर दिया, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। तो मेरे 7 मार्क्स थे। 6 से 7 घंटे ना बहुत इंटेलिजेंटली मैनेज करने होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी सीएसएस की वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे इतनी अच्छी दुआएं दी। आप लोगों की मैं बहुत ममनून हूँ। लेकिन साथ ही साथ आपने मुझसे कुछ सवालात किए थे, उनका आंसर देना कमेंट्स में मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए सेपरेट बना दी जाए, जहां पर आपको अपने क्वेश्चंस के तमाम तर आंसर्स डिटेल में मिल जाएं। दिस इज पार्ट 4 ऑफ सीएसएस क्वेरीज। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये था कि अब मैं क्या करूं। तो मैं जी फुल टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे। इवन मुझे पिंटरेस्ट पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यस। अच्छा, एक सवाल आप लोग मुझसे बार बार कर रहे थे, हालांकि मैं ये आंसर आप लोगों को दे चुकी हूँ कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी। मैंने वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट लाहौर से तैयारी की थी। सरादीन लियाज का ये इंस्टीट्यूट है और वो मेरे मेंटर हैं, बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे शर्फ हासिल हुआ उनकी गाइडेंस में पढ़ने का। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मेंटर्स मिले तो आप वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, 3-4 दफा मैंने कमेंट्स पे सवाल गो थ्रू किया, वो ये था कि मैं पास हुई हूँ या नहीं हूँ। मैं नहीं हुई हूँ पास, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग अ वीडियो। अगर मैं पास हुई होती तो इस टाइम मैं ब्यूरोक्रेसी में सर्व करी, तो मेरे पास टाइम थोड़ी होता वीडियो बनाने का। एक और सवाल आप लोगों ने ये किया था कि मैंने किन सालों में अपनी तैयारी की थी। तो जी 2020 में मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी वर्ल्ड टाइम से, कोविड के दौरान। उसके बाद जो है वो 2021 का अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था। उसके बाद मैंने 2022 2024 के जो है वो अटेम्प्ट दिए थे। बीच में स्पेशल सीएसएस आया था, वो भी मैंने दिया था। फिर एक और सवाल ये है कि अपना टाइम कैसे मैनेज किया जाए सीएसएस के पेपर्स के दौरान। देखिए, 3 तरह का सीएसएस के दौरान टाइम मैनेजमेंट होता है। एक जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हो, दूसरा जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, और तीसरा पेपर के दौरान। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, एक एवरेज इंसान 6 से 7 घंटे से ज्यादा अपना दिमाग काम में मेमोराइजेशन के लिए नहीं ला सकता। 6 से 7 घंटे ना बहुत इंटेलिजेंटली मैनेज करने होते हैं। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं सुबह उठती थी और सबसे पहले मैं अखबार पढ़ती थी। अखबार में अगेन जो बीच में आर्टिकल्स आते हैं, बिल्कुल मिडिल पेज होता है, उन आर्टिकल्स को मैं पढ़ती थी। मैं अपने जर्नल में जो आर्टिकल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता था, मैं उसकी हेडिंग देती थी, एंड देन मैं पॉइंटर्स में जो है वो तफसीलात उसकी लिखती थी। पॉइंटर्स में मैं क्यों लिखती थी, ये बात मैं आपको आखिर में जाके फिर दोबारा से रिमाइंड करवाती हूँ। मुझे 2-3 घंटे सिर्फ अखबार में लगते थे। उसके बाद मैं लंच करती थी और लंच करने के बाद मैं 1 घंटा अपनी इंग्लिश को देती थी। रैन एंड मार्टिन की बुक्स अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो आपकी इंग्लिश सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव टेंसेस, सब कुछ रैन एंड मार्टिन की बुक्स आपकी क्लियर कर देगा। रैन एंड मार्टिन की जो बुक्स हैं वो जनरली भी अगर बच्चे अपनी इंग्लिश सही करना चाहते हैं तो वो किताब लें और उसको डेली प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं। वो 1 घंटा में वो प्रैक्टिस करती थी, एक टॉपिक लेके बैठ जाती थी। उसके बाद 2-3 घंटे में अपना कोई भी ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट लेके बैठ जाती थी और उसके नोट्स बनाती थी। अगेन पॉइंटर्स में बनाती थी। एक सब्जेक्ट के लिए मैंने 1 हफ्ता रखा हुआ था और दूसरे हफ्ते में अपना दूसरा सब्जेक्ट पिक करती थी। फिर इस तरह तीसरे हफ्ते में तीसरा सब्जेक्ट पिक करती थी। फ्राइडे वाले दिन मैं सिर्फ अखबार पढ़ती थी और ऐसे करती थी। उस दिन मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती थी। एक दिन मैंने ऐसे के लिए प्रॉपर वक्फ किया हुआ था और संडे के दिन मैं रिलैक्स होती थी, मैं कोई काम नहीं करती थी, मैं अपने दिमाग को देती थी छुट्टी। पूरे हफ्ते का मेरा स्केड्यूल ये था। अच्छा, उसके बाद पेपर से पहले टाइम आता है रिवीजन का, जो पेपर से 1 से 2 महीने पहले का टाइम होता है। उस दौरान मैं 2-2 दिन एक सब्जेक्ट को मैं देती थी। इस तरह मेरी रिवीजन अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको लेके आती हूँ पॉइंटर्स पे। रिवीजन जब आप कर रहे होते हो उस टाइम आपके पास टाइम नहीं होता कि आप पूरी थ्योरीज निकाल के उनके पॉइंटर्स बनाए, सिर्फ आप पॉइंटर्स टच करते हैं। तो ये जो पॉइंटर्स वाली चीज है ना, ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करती है। फिर सीएसएस में जब मेरा पेपर का टाइम था तो उस टाइम मैं रात को 3 बजे उठती थी सिंपल, और मैं अपने दोनों सब्जेक्ट है वो रिवाइज करती थी। सुबह 7 बजे अपना डॉट मैंने ब्रेकफास्ट किया और जाके पेपर दे देती थी। एक प्रो टिप हर बच्चे के लिए जो एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ के चले गए हो ना, वहां जाके अपने फेलो क्लासमेट से या सब्जेक्ट मेट से या एग्जाम मेट से कुछ डिस्कस नहीं करना है। आप जाओ और जाके सुकून इत्मीनान से पेपर दे दो। पेपर जो होता है ना आपका, वहां पे आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। उस परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए। पेपर्स के दौरान अपने दिमाग को बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन पे मत लगाया करें। आपके माइंड को रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके माइंड को परफॉर्म उस दिन करना होता है। तो कोशिश करें कि पेपर से 1 महीना पहले अपनी तमाम तैयारी कर ले। एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि सीएसएस में आप जब भी याद करें ना, आप लिख लिख के याद करें, क्योंकि आपको वहां पे जाके
ना पेपर के दौरान बहुत लिखना होता है और 7 दिन से आप लिख रहे होते हैं। 3 घंटे में आपको 4 क्वेश्चंस निपटाने होते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएं, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और 3 घंटे में अपनी टाइम मैनेजमेंट करें। होता ये है कि जब हम पेपर के दौरान जाते हैं तो आधा घंटा तो हमें एमसीक्यूज का पेपर दे दिया जाता है। एमसीक्यूज के पेपर के बाद हमारे पास पर क्वेश्चन 30 मिनट्स रह जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 45 मिनट लेता ही लेता है। कोशिश करें कि अपना स्पीड जो है ना लिखने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था कि जब मैं जाती थी तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं 20 मिनट से ज्यादा एमसीक्यूज पे ना लगा एंड देन उसके बाद क्वेश्चन पेपर अपना चेक करती थी। जो भी मुझे क्वेश्चन करने होते थे अपने एग्जाम पेपर के लास्ट पेज पे जाती थी, तो जो क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करना होता था ना उसकी हेडिंग देके उसके तमाम तर पॉइंटर्स जो मेरे शुरू में जहन में होते थे मैं उसको जल्दी जल्दी लिख लेती थी। इससे मुझे आसानी ये होती थी कि मैं जब लिखती थी तो बस मैं लिखती चली जाती थी, क्योंकि मुझे पता होता था मैंने क्या करना है। आखिर में आके हर इंसान के साथ ये होता है कि वो हेडिंग्स भूलना शुरू कर देता है, तो मैं हेडिंग्स जो है ना फिर वो पीछे से देख देख के जल्दी जल्दी हेडिंग्स बना लेती थी। इस तरीके से मेरा पेपर 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता था। 2.5 से 3 पेज से ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अपने माइंड को आपने ट्रेन करना है इस चीज के लिए। पहला क्वेश्चन आप पूरा आराम आराम से लिखते हैं, 5-6 पेजेस लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि 20 नंबर ही मिलते हैं आपको उसमें। तो बेहतर ये है कि मैक्सिमम जो है वो आप 3 से 4 पेजेस उसको आप लगाएं। उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि वो भी अटेम्प्ट करना है, उसके भी नंबर आने हैं। एक और टिप ये है कि आपने मैप्स जरूर बनाने हैं। सीएसएस के पेपर्स में डायग्राम की गुंजाइश नहीं है तो आप वहाँ पे ऑर्गेनोग्राम बना दो, रिसर्च बेस्ड बात लिख दो। ये चीजें आपके क्वेश्चन को पक्का करती हैं। जब एग्जामिनर चेक कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि यार ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको पता है, इसने रिसर्च पढ़ी है। मैंने पूछा कि मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे। सबसे पहले मेरा था ऑप्शनल इकोनॉमिक 1, दूसरा था इकोनॉमिक 2, तीसरा था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा था मेरा सोशियोलॉजी, पांचवा था मेरा एनवायरमेंटल साइंसेस और छठा था मेरा इंटरनेशनल लॉ। अब ये मैंने क्यों लिए थे? अच्छा, मैं बार बार एक बात कर रही हूँ, अपनी डिग्री से आपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना होता है। अब मैं उसका रीजन आपको यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए, मेरी जो 8 साल की तालीम है वो कॉमर्स में है। मैं एक बिजनेस ग्रेड और मैं एक बिजनेस पोस्ट ग्रेड हूँ। इकोनॉमिक्स कॉमर्स का बेस सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने वो ऑप्ट किया था और मेरे लिए वो बहुत आसान था अटेम्प्ट करना। दूसरा है जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एज आई टोल्ड यू कि मैं बिजनेस ग्रेड हूँ, तो मैंने तो एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी की नहीं थी। मैक्सिमम मैंने रिवीजन के टाइम पे 2 दिन दिए हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत हल्का सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। उसका सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। मेरे लिए वो आसान इसलिए था क्योंकि मैंने बिजनेस में पोस्ट ग्रेड किया हुआ है। वो बच्चे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी बता देती हूँ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 रूट्स होती है फर्दर में आप मेजर करते हैं। एक तो आपका फाइनेंस होता है, दूसरा आपका मार्केटिंग है, तीसरा सप्लाई चेन है और चौथा एचआर मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स जिसे हमें कहते हैं। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को देखो तो इसमें आपके 4 रूट्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करने के लिए, तो कोशिश ये करना कि आप या तो मेजर आपने किया हुआ हो या बीबीए आपने किया हो। मैं आप लोगों को अपना बता देती हूँ कि जब मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन ऑप्ट किए थे तो बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द वे आ गए थे और मेरे लिए वो अटेम्प्ट करना आसान था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने क्या लिखना है उसके अंदर। फिर आ जाता है तीसरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। जिन बच्चों ने मास्टर्स या ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है उन लोगों को पता है कि थीसिस होता है। थीसिस आपको करना जरूरी है, उसके बगैर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है। तो सोशियोलॉजी में बेसिकली आपके 7-8 फिलोसोफर हैं जिनकी आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए और वही थ्योरीज आपके सोशियोलॉजी के मेजर कंसेप्ट हैं। उसके अलावा फर्दर और भी कंसेप्ट हैं सोशियोलॉजी के अंदर। अच्छा, सीएसएस में जो क्वेश्चन आते हैं अब ज्यादातर वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं जो कि ओपिनियन बेस्ड होते हैं। तो अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अपने ओपिनियंस दो, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दो, रिसर्च बेस्ड ओपिनियन दो, फैक्ट बेस्ड ओपिनियन दोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने खुद 80 मार्क्स ऑप्ट किए हुए हैं। अच्छा, एनवायरमेंटल साइंसेज मैंने क्यों लिया था, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ कि मैंने मेट्रिकुलेशन साइंस में नहीं किया हुआ। मैं मेजरली साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक बात जिससे जानकर आप लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होंगे वो ये है कि आर्ट्स में भी आपको साइंस पढ़ना पड़ता है और जो आर्ट्स में आप साइंस पढ़ते हो वो इन्वायरमेंटल साइंसेज होता है। तो मेरा जो थीसिस मैंने लिखा था वो ग्रीन मार्केटिंग के हवाले से लिखा था, तो मेरे लिए इन्वायरमेंटल साइंसेज को समझना बहुत आसान था। कि मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हलवा है, उसमें जाहिर सी बात है कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जो करंट अफेयर्स के हवाले से पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल ट्रीटीज हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी, इंटरनेशनल फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जो मैंने लिया था रिस्क, वो था जी लॉ के सेक्शन से। मुझे बिजनेस लॉ ऑप्ट करना चाहिए था लेकिन मैंने इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट किया। इसकी वजह मेरी बेस्ट फ्रेंड है मिशाल खान,
उसने मुझे कहा था कि ये ऑप्ट करो, और मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। इंटरनेशनल लॉ ना सिर्फ आपके पेपर में करंट अफेयर में काम आता है, बल्कि ओवरऑल जिंदगी में भी आपके इंटरनेशनल लॉ काम आता है। उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं, ऐसा नहीं कि लॉ के हवाले से मैं बात कर रही हूँ तो चीजें आसान है। जैसे कि आपको ये पता चलता है इंटरनेशनल लॉ में कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, लॉ में सी कैसे होती है, कंट्री कैसे बनती है, कौन सा पैक्ट क्यों हुआ, कौन सी जंग किस तरह हुई, कौन सा सफीर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। ये चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे लगता है हर बच्चे को होनी चाहिए। पूरी दुनिया में यूएन के थ्रू इंटरनेशनल लॉ लगता है, तो एक जेनेरिक चीजें हैं, बाकायदा एविडेंसेस के साथ बताया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ क्यों जरूरी है। आजकल जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, तो आपको समझ आता है ओ अच्छा इस कानून के तहत ये हो रहा है। अगर आपको कोई टीचर चाहिए इंटरनेशनल लॉ के लिए तो वो है सर मौसम खान लोधी। उनसे बेहतर सीएसएस में आपको इंटरनेशनल लॉ कोई पढ़ा ही नहीं सकता, इसकी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने 3 दफा इंटरनेशनल लॉ पास किया है अच्छे मार्क्स के साथ। हालांकि मेरा इंटरनेशनल लॉ के वाले से कोई लेना देना ही नहीं था, मुझे तो बिजनेस लॉ ऑप्ट करना चाहिए था क्योंकि मैं तो बिजनेस की स्टूडेंट हूँ। जब सर मौसम खान लोधी पढ़ा रहे होते हैं ना, वो साथ साथ एमसीक्यूज भी सारे सॉल्व करवा रहे होते हैं। और इस वक्त वो सेपी में होते हैं, सेपी उनका इंस्टीट्यूशन है, आप उनसे बिल्कुल कांटेक्ट करें, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और मेरी गारंटी आप उनसे जरूर इंटरनेशनल लॉ में पास होंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो। सेक्शन जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा सवालात कर रहे थे कि जी हम पॉलिटिकल साइंस लें या हम इंटरनेशनल रिलेशन लें। आपको पता है ना ये बात के 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, इसमें ये होता है कि जो पेपर 1 होता है ना उसमें आपकी थ्योरीज आती हैं, आपको बुकिश थ्योरीज लिखनी होती है, ठीक है, आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और पेपर 2 में आपको करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से उन थ्योरीज को अप्लाई करके अपने आंसर्स देने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में ये डिफरेंस है। इंटरनेशनल रिलेशन में होता है कि आपको इंटरनेशनल जाना होता है, पाकिस्तान से बाहर आपको बहुत सारे आंसर्स देने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में होता है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके आंसर कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स में भी इसी तरह था कि मैंने इकोनॉमिक्स में पहले डायग्राम्स और थ्योरीज और कंसेप्ट्स बताने होते थे उसके अंदर, और सेकंड में मैंने जो है ना जाकर उन चीजों को अप्लाई किया था। आप लोगों ने पूछा कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी की तैयारी किस तरह की जाए। WTI ने हम लोगों को 2 टीचर्स अलॉट किए थे। एक तो सर अजमतुल्ला थे जो हमारा जनरल साइंस देखते थे टोटली, दूसरे सर थे सर असद अजीज, उन्होंने मैथ्स और जनरल एबिलिटी को हमारा हैंडल किया था। मुझे उन्होंने अच्छा पढ़ाया। अजमतुल्ला सर को तो मैं बार बार रिकमेंड करूंगी अगर आपको साइंस में इशू आ रहा है। मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ और सर अजमतुल्ला ने मुझे साइंस में पास करा दिया, बट मुझे उन लोगों का भी नहीं पता कि वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या नहीं, या वो इंस्टीट्यूट से ही रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इस चीज का जवाब आप लोगों को नहीं दे सकती। बट हाँ, मैंने उनसे पढ़ा था। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं जा सकते, तो आप जनरल एबिलिटी एंड साइंस की बुक आती है WTI की, उसमें पॉइंट टू पॉइंट हर चीज लिखी हुई है। साइंस आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ बताई हुई है और मैथ्स में आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मौजूद है। आपने एक सवाल किया कि करंट अफेयर की तैयारी मैंने कैसे की थी। करंट अफेयर की तैयारी का जवाब तो आपको पहले ही मिल जाना चाहिए। मैं आपको बताया मैं अखबार पढ़ती थी और मैंने कोई भी किताब रिलाई नहीं की करंट अफेयर के हवाले से, मैंने सिर्फ अखबार पढ़ा है। मैं इतने गौर से अखबार पढ़ती थी कि वाकई में रिवीजन के टाइम पे मैंने सिर्फ रिवाइज किया था क्योंकि करंट अफेयर का मुझे पता था कौन सा टॉपिक आना, मैं इतना ज्यादा अखबार पढ़ती थी। अब मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आप अखबार पढ़े, अखबार आपको बहुत कुछ सिखाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 4 शाखें होती हैं जिनमें आप मेजर करते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता यह है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और इंटरनेशनल लॉ ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करती है। अगर आपको थोड़ा कम सिलेबस लेना है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हो। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। और मेरी दोस्त, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, पास उसने भी किया, पास मैंने भी किया, लेकिन उसके लिए सिलेबस को कवर करना आसान था बिकॉज उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ था। बिजनेस लॉ जिसे मर्केंटाइल लॉ भी कहा जाता है, मैं बिजनेस लॉ इसलिए उसको कहती हूँ क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी बिजनेस लॉ ही उसको कहा है। वैसे मर्केंटाइल लॉ एक बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि ऐसे में आपसे कहाँ गलती हुई। कि ऐसे जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है आपको। एक तो आपको टेक्निक चाहिए होती है ऐसे अटेम्प्ट करने की, दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तीसरी आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे लिखने से पहले आपको 2 से 2.5 पेज पे पॉइंटर्स बनाने होते हैं कि आप लिखने क्या वाले हो। ऐसे में मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा फ्लुएंट है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मुझे टेक्निक्स का पता था। मेरा जब पहला अटेम्प्ट मैंने किया था तो मेरे 7 मार्क्स थे और दूसरे अटेम्प्ट में मेरे 13 मार्क्स थे, लेकिन जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे 35 मार्क्स थे। बहुत वास्ट डिफरेंस है एक साथ ही। इसका रीजन जो मुझे समझ आता है वो ये था कि पहली 2 अटेम्प्ट्स में मैं सिर्फ टेक्निक पे फोकस कर रही थी, मैं इन्फॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर रही थी। और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ये किया कि मैंने पॉइंटर्स बनाए और मैंने इन्फॉर्मेशन के हवाले से बहुत ज्यादा लिखा। ऐसा नहीं है कि मैंने टेक्निक छोड़ दी, टेक्निक मैंने फॉलो की, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरे पास एक और अटेम्प्ट थी बट मैं नहीं दे सकी। जिस टाइम आप CSS दे रहे हो ना, तो एक चीज आपने लाजमी करनी है कि आपने पेपर से
पहले सारे जो CSS के पेजेस हैं वो अनफॉलो कर देने हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आप पेपर दे रहे होते हो तो उसके बाद फौरन पेपर सोशल मीडिया पे आ जाता है, उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी डिस्कशंस कर रहे होते हैं, आपको याद आता है आपने ये क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर दिया, आपने वो क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं कर दिया। उससे होता ये है कि आपका दूसरा पेपर इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप उसी जगह पे लगे हुए होते हैं। देखो हर पेपर अच्छा नहीं होता, एवरी पेपर हैज देयर ओन स्टोरी। आपको नहीं पता कौन सा पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, कहाँ पे आपको बाउंस किया जाए, कहाँ पे आपको चैलेंज किया जाए, ये तो एग्जामिनर के ऊपर है ना कि वो क्या करना चाहता है। आपका एक पेपर में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सके, जिस टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल से निकले आपने उस पेपर के बारे में भूल जाना। तो अगर आप भूलोगे नहीं ना तो उससे होगा ये कि आपका दूसरा तीसरा पेपर इफेक्ट हो जाएगा कि मैं ये तो नहीं कर सका, पता नहीं मैं तो फेल हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे का पेपर अच्छा नहीं हुआ, हमें नहीं लगता हम पास हो सकेंगे, एंड देन वो छोड़ के चले जाते हैं पेपर। 12 पेपर की तैयारी की होती है उन्होंने। आपने ये नहीं करना, आपको लगता है एक पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ, उसको भूलो एंड देन मूव फॉरवर्ड और दूसरा पेपर दो। ये टिप आपके बहुत काम आएगी। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं पहली अटेम्प्ट दे रही थी तो मेरा GSA का पेपर अच्छा नहीं हुआ था और मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गई थी कि मैं पहली दफा साइंस परफॉर्म कर रही थी। बहुत टफ पेपर आया था, साइंस के बच्चे भी उसे सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सके थे, मैथमेटिक्स भी बहुत डिफिकल्ट आई थी। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि मुझे पेपर छोड़ देना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मैंने गलत कर दिया, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं तो पास नहीं हो सकती, मैं आगे पेपर देके क्या करूंगी। खैर मैंने खुद को मोटिवेट किया, अपने आप को उस चीज से निकाला, जाके दूसरा पेपर दिया करंट अफेयर का। जब मेरा रिजल्ट आया ना, आई वाज पास्ड इन GSA बिकॉज मैंने साइंस अच्छी अटेम्प्ट की थी, मैथ्स में नहीं कर सकी थी, मेरी मैथ की अच्छी तैयारी थी। तो आप CSS प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उस दौरान ये फीलिंग नॉर्मल होती है, हम टाइम जाया तो नहीं कर रहे, हम पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, हम ये नहीं कर सकेंगे, पता नहीं हम क्यों दे रहे हैं। इसी जगह पे अपने आप को मोटिवेट करना होता है। आपको पता है आप लोगों की सबसे पहली अचीवमेंट क्या होती है CSS की प्रिपरेशन के बाद? पहले पेपर में जाकर बैठ। ये इतना बड़ा काम है, ये बहुत भारी कदम होता है, लेकिन जब आप वो कदम उठा के वहां पे अपना पेपर देने के लिए बैठ जाते हो तो आपके लिए बाकी कदम चलना बहुत आसान हो जाता है। आपके अंदर जो एक डर है ना, क्योंकि हमें डर और खौफ होता है कि पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, जा सकोगे नहीं जा सकोगे, पेपर दे सकोगे या नहीं दे सकोगे, लेकिन जब आप पहले पेपर में बैठते हो ना आपको खुद ही मोटिवेशन मिलती है। पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, फिर बाकी कदम आसानी से उठते चले जाते हैं। एक मैं बात हमेशा कहती हूँ, जिस चीज का आपने पुख्ता इरादा कर लिया है ना उस पर खड़े हो जाए डट के कि हाँ मैंने ये करना है और मैं ये करके रहूंगा या रहूंगी। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने बात ये लिखी है जिसका मैं मफहूम बयान करूंगी। जिस चीज का पुख्ता इरादा कर लिया है उस पर डट जाओ और उसके बाद अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। तो कदम उठा लिया है, फैसला कर लिया, तो खड़े हो जाए उसके ऊपर कि हाँ मैं ये करूंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, खुद बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते, उन्हें अकेले पढ़ना पड़ता है। CSS के दौरान ना आपको खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आता। उस दौरान सबको अपनी अपनी लगी होती है, क्योंकि ये टेंशन होती है कि यार हम उठे, हमने रिवीजन करना है, उसके बाद सुबह जाके पेपर देते हो, 9 बजे 12 बजे आपका पेपर खत्म होता है, 2 घंटे आपके पास होते हैं, आप थोड़ा सा खाते पीते हो या चाय पीते हो, साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज करते हो। उसके बाद आपका 2 बजे दूसरा पेपर शुरू हो जाता है, 2 बजे के बाद 5 बजे तक आप पेपर देते हो। उसके बाद आपको घर जाने की लगी होती है और आपको कहते हो यार मैं खाना खा के सो जाऊं, फिर सुबह वही रूटीन बनती है, फिर उसी तरह करते हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता बात करने का किसी से। अच्छा अगर आपको लगता है कि CSS का पेपर कैसे होगा, हम किस तरह करेंगे, हम MCQs कैसे देंगे, तो और भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स आते हैं, उनके 1 पेपर MCQs होते हैं, तो आप साथ साथ देते रहें, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप CSS का पेपर देते हो ना तो फेडरल सर्विस के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो है आपको रोटेट किया जाता है, क्योंकि कुछ पेपर एक जगह पे हो रहे होते हैं ऑप्शनल के, कुछ पेपर दूसरी जगह पे हो रहे होते हैं। अच्छा कंपलसरी पेपर तो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे, आप 3 दिन तो एक जगह पे जाओगे, बाकी 4 से 5 दिन जितने भी आपके ऑप्शनल है और जिस स्केड्यूल में वो आते हैं उस हिसाब से आपको रोटेट करना पड़ेगा। बंदा एक दिन एक लोकेशन पे जाता है, दूसरे दिन किसी और लोकेशन पे जा रहा होता है, उस टाइम में ना आपको पैनिक होता है कि हम पहुंच जाए, हम कर लें। जब ये अदर ग्रेड जॉब्स देते हो ना तो आपको इससे थोड़ी मोटिवेशन आती है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार हम मैनेज कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पैनिक नहीं करेंगे। इससे वो सबकॉन्शियसली आप रिलैक्स रहते हो कि हाँ हमें पता है हम मैनेज कर सकते हैं टाइम।